नमस्कार। साइकोलॉजी सब्जेक्ट की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुजाता चौहान और आज मैं चर्चा कर रही हूं आत्महत्या के उपचार एवं रोकथाम पर। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले टर्न पर मैंने बात की थी आत्महत्या के अर्थ एवं स्वरूप के विषय में। विभिन्न देशों में आत्महत्या की दर किस प्रकार की है, उसके साथ ही क्या सुसाइड करने वाले व्यक्तियों के या सुसाइडल अटेम्प्ट वाले व्यक्तियों की कोई विशेष प्रकार की विशेषताएं हैं, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और इन सभी के विषय में चर्चा मैंने आपसे पिछले वीडियोज़ में की थी। आज मैं आपको बताऊंगी आत्महत्या के उपचार एवं रोकथाम संबंधी उपाय। सबसे पहले हम लेते हैं आत्महत्या के प्रयास के बाद उपचार। आत्महत्या के प्रयास के बाद उपचार से तात्पर्य है आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों का सबसे प्राथमिक उपचार मेडिकल देखरेख में किए जाने की आवश्यकता होती है। जैसे जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है वो या तो गंभीर चोट का शिकार होता है, मस्तिष्कीय क्षति का शिकार हो सकता है, और उसकी अन्य मेडिकल समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि उसने जिस भी वस्तु का उपयोग किया है आत्महत्या के लिए, उसका जो इफ़ेक्ट है उसके शरीर पर, मस्तिष्क पर, उन सभी का ट्रीटमेंट किया जाना। तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है उस व्यक्ति की जिसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया है। तत्पश्चात मनुष्य चिकित्सा प्रारंभ की जाती है। मनुष्य चिकित्सा से तात्पर्य है यहाँ पर कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है उसे मानसिक रूप से जो आघात पहुंचा होता है, उस आघात से उसे बाहर निकालने का प्रयास मनुष्य चिकित्सा विधि के माध्यम से किया जाता है। अधिकांशतः केसेस में आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को मनुष्य चिकित्सा तो दूर, उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श भी नहीं दिया जाता है। जनरली हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, उसने आत्महत्या का प्रयास किया है, यह उसके परिवार के सदस्य अन्य सदस्यों से, अन्य व्यक्तियों से छिपा के रखना चाहते हैं। वे उस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही जो मानसिक रोगी हैं, ऐसे मानसिक रोगियों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करके ही उपचार किया जा सकता है। मनुष्य चिकित्सा में मुख्यतः दो प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला है व्यवहार चिकित्सा या बिहेवियर थेरेपी, और दूसरा है सूझ उन्मुखी व्यवहार। व्यवहार चिकित्सा से तात्पर्य है कि उसके व्यवहार को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करना, जिससे कि उसमें नकारात्मकता की भावना कम या समाप्त करके उसे सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरा है सूझ उन्मुखी उपचार। जिस बात से व्यक्ति अधिक चिंताग्रस्त है, उन विषयों के प्रति उसमें सूझ उत्पन्न की जाए, उसमें ये समझ पैदा की जाए कि ये जो चिंता के कारण हैं, उन चिंता के कारणों को किस प्रकार से दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसके साथ ही विश्रांति सत्र भी चलते हैं, रिलैक्सेशन सेशन भी चलते हैं। रिलैक्सेशन सेशन में विशेष रूप से व्यक्ति को अपने शरीर एवं मन को विश्राम देने का प्रयास किया जाता है, शांत करने का प्रयास किया जाता है। रोगी के उपचार के साथ ही उसके परिवार के सदस्यों की भी चिकित्सा सत्र की आवश्यकता देखने में आती है, और परिवार के सदस्यों की भी अगर इस तरह के सेशंस दिए जाते हैं
तो उसका लाभ विशेष रूप में यह देखने में आता है कि इससे व्यक्ति के रोगी को किस प्रकार से उसके विषाद में कमी की जाए, किस प्रकार से उसके चिंता के स्तर में कमी की जाए और किस प्रकार से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप किया जाए। विशेष रूप से पारिवारिक चिकित्सा सत्र आयोजित करने का उद्देश्य रोगी की सहायता करना होता है, रोगी के विषाद में कमी, चिकित्सा में कमी और आत्मकथनों में सुदृढ़ता लाने का प्रयास करना होता है, जिससे कि रोगी आगे आत्महत्या का प्रयास न करे और आत्महत्या के प्रयास के माध्यम से उसे जो मानसिक क्षति पहुंची है, शारीरिक क्षति पहुंची है, उससे वो बाहर आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है आत्महत्या की रोकथाम। पहले हमने चर्चा की कि यदि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या को करने का प्रयास किया है तो ऐसे व्यक्तियों की चिकित्सा किस प्रकार से की जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य विशेष रूप से आत्महत्या के उपचार के स्थान पर आत्महत्या रोकथाम पर विशेष रूप से केंद्रित होना चाहिए, जिससे आत्महत्या को ही रोका जा सके। आत्महत्या की रोकथाम संबंधी जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का प्रारंभ 1950 के दशक से हुआ। सबसे पहला कार्यक्रम अमेरिका में हुआ, जो 1955 में फारवेरो तथा स्नेटमैन द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो संसार के विभिन्न देशों में इसकी स्थिति क्या है, आत्महत्या को रोकथाम के किन किन देशों में कार्यक्रम चल रहे हैं रोकथाम संबंधी, तो ये देखने में आता है कि 800 से अधिक आत्महत्या रोकथाम केंद्र वर्तमान समय में संसार के विभिन्न देशों में कार्य कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर प्रशिक्षित काउंसलर्स कार्य कर रहे हैं, जो ऐसे व्यक्तियों का जो आत्महत्या के लिए प्रेरित हैं या डिप्रेशन का शिकार हैं या एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों की काउंसलिंग यहाँ की जाती है और काउंसलिंग के माध्यम से उनकी मानसिक परेशानी को, चिंता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सलाहकार का कार्य क्या है, काउंसलर का कार्य क्या है। काउंसलर का जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कार्य है वो है कि वो रोगी के साथ में पॉजिटिव रिलेशंस कायम कर सके, धनात्मक संबंध स्थापित कर सके। धनात्मक संबंध से तात्पर्य यहाँ पर इससे है कि रोगी और काउंसलर के मध्य संबंध इस प्रकार का हो जिससे कि रोगी काउंसलर पर विश्वास करके अपनी समस्या उसके साथ में शेयर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है आत्महत्या की संभाव्यता को पहचानना। बातचीत के माध्यम से रोगी के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाने के बाद में ये जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या रोगी आत्महत्या कर सकता है या उसमें इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो। यदि ऐसा लगता है तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, पहचानने के लिए कुछ चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि रोगी में तनाव की मात्रा कितनी है। रोगी के तनाव की मात्रा यदि बहुत अधिक है तो निश्चित तौर पर रोगी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर पर उसके व्यक्तित्वशील गुणों की पहचान करना, क्योंकि आत्महत्या के लिए प्रेरित होने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं देखने में आती हैं। तो उन शील गुणों की पहचान करना कि क्या यह व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता है, क्या इसमें वे शील गुण हैं जो इसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं अथवा नहीं। यदि उसमें आत्महत्या से संबंधित शील गुण हैं तो उससे संबंधित फिर प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग में इस बात पर विचार किया जाता है कि इसको काउंसलिंग के लिए कितनी सिटिंग की आवश्यकता है और इसके लिए किस किस तरह से इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए।
साथ ही लक्षण जो हैं उसके, उन लक्षणों की गंभीरता कितनी है, उसके आधार पर ही ये प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आत्महत्या के साधनों का मूल्यांकन। इससे तात्पर्य है कि व्यक्ति के चारों तरफ आत्महत्या के लिए उकसाने वाले या आत्महत्या में प्रयोग में लिए जाने वाले या उपयोग में लिए जाने वाले साधन किस प्रकार के हैं। अगर इस प्रकार के साधन उसके आसपास उपलब्ध हैं तो उन साधनों से उसे दूर रखने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है। फिर व्यक्ति के साधनों का मूल्यांकन तथा उसे कार्यशील बनाना। व्यक्ति के साधनों से तात्पर्य है व्यक्ति के चिंता को कम करने वाले साधन, उनका मूल्यांकन करना और उन्हें गतिशील बनाना जिससे कि उसका चिंता का स्तर कम हो सके। फिर योजना बनाना। योजना बनाने में वो सारी प्लानिंग शामिल है जिसमें कि उसको दीर्घकालीन चिकित्सा की आवश्यकता है या उसकी जो संकट की स्थिति चल रही है उसमें हस्तक्षेप विधि का इस्तेमाल किया जाना है, या आत्महत्या का कौन सा विकल्प ऐसा तलाशना है जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित ना हो। तो इन सभी विषयों से संबंधित योजना निर्मित की जाती है और इन सभी के आधार पर व्यक्ति के मस्तिष्क से आत्महत्या के विचार को दूर करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही उसके चिंतन को दूसरी दिशा में इस प्रकार से मोड़ने का प्रयास किया जाता है जिससे कि वो आत्महत्या के विचार की बजाय कुछ पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़ने का प्रयास कर सके। अब प्रश्न ये उठता है कि क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमसे तात्पर्य है जिन व्यक्तियों को जो काउंसलर नहीं हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि यदि हमें लगता है इनमें से कोई लक्षण लगते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर से संबंधित अगर किसी व्यक्ति में कोई लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हमारा सबसे पहला काम है कि उस व्यक्ति के प्रति हम सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करें। हमें उसे हताश नहीं करना है, निराश नहीं करना है, हमें उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सहानुभूति के साथ में सुनना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसी के साथ में पॉइंट है वो है कि उस व्यक्ति को अकेला न छोड़ें, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसकी थिंकिंग अधिकांशतः नेगेटिव डायरेक्शन में चलती है और जब व्यक्ति नकारात्मक विचार व्यक्ति के मन में आते हैं, मस्तिष्क में आते हैं, तो नकारात्मक विचारों में आत्महत्या का विचार आना भी बहुत अधिक स्वाभाविक है। उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जो भी वो बता रहा है उन बातों की गंभीरता कितनी है, वो कितनी गंभीरता से वो उन बातों को बता रहा है और उन बातों को बताने के आधार पर क्या वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित तो नहीं हो जाएगा। इन सभी को जब तक आप ध्यानपूर्वक बातों को उसकी नहीं सुनेंगे तब तक आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत अधिक मुश्किल होगा कि व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित तो नहीं हो रहा है। धैर्यपूर्वक सुनने के साथ ही उसकी समस्या को जानने का प्रयास करें। उसकी समस्या किस विषय से संबंधित है, किस प्रकार की है, क्या उसमें वो खुद या उसके आसपास उपस्थित कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हल, किसी प्रकार का समस्या का समाधान बता सकने की स्थिति में है अथवा नहीं है। समस्या को दूर करने के उपायों को खोजें। जो समस्या है अगर वो डिस्कस करेगा तो उसके समाधान के कोई उपाय भी मिल सकते हैं।
तो प्रयास कीजिए कि व्यक्ति स्वयं समस्या को दूर करने के उपायों को खोजे, और यदि उसे समस्या को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है और यदि आप उसमें कोई हेल्प कर सकते हैं, तो आपको उन विकल्पों को खोजने का प्रयास करना चाहिए जो उसकी समस्या को दूर करने का कारण बन सकते हैं। साथ ही आग्नेयास्त्र या विष की उपलब्धता को नियंत्रित करना। आग्नेयास्त्र से मतलब है कोई पिस्टल है, गन है, या पेट्रोल है, या केरोसिन ऑयल है, इस तरह की कोई चीज़ उसके चारों तरफ अगर है तो उसे हटाने का प्रयास करें, उसे उससे दूर रखने का प्रयास करें। विष की उपलब्धता से तात्पर्य है कि पॉइजन मार्केट में मिल रहा है, या वो कोई चिंता के कारण स्लीपिंग पिल्स ले रहा है, नींद की दवाइयाँ ले रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को भी उससे दूर रखने का प्रयास करें, जिससे कि वो एक साथ इन सारी चीज़ों को लेकर के आत्महत्या करने के लिए प्रेरित ना हो। साथ ही इसके सामाजिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करने से तात्पर्य है कि वो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से घुले मिले बातचीत करे, जिससे कि वो अपनी समस्या को दूसरों तक पहुंचा सके और समस्या का कोई समाधान उसे मिल सके। ऐसे व्यक्तियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने की भी आवश्यकता है, और इसके साथ ही सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने की आवश्यकता है। सकारात्मक अभिवृत्ति से तात्पर्य है कि व्यक्ति केवल किसी भी चीज़ के नकारात्मक पक्ष को ही ना सोचे। जैसे यदि हमारे सामने एक गिलास है जिसमें कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, तो पॉजिटिव दृष्टिकोण वाला व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि इस गिलास में कितना पानी है, तो वो कहेगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। लेकिन नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति का आंसर होगा कि ये गिलास आधा खाली है। तो व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिव दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, और नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करने के उपाय उसको सोचने चाहिए। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि विशेष रूप से अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो आत्महत्या के उपचार की बात है जब व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। दूसरी स्थिति वो है जो कि व्यक्ति को आत्महत्या के प्रयास से ही हम रोक सकें, व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए उद्यत नहीं हो, ऐसे प्रयास हम कर सकें। तीसरा है कि एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या से रोकने के लिए। इन सभी उपायों पर मैंने चर्चा की। आज का टॉपिक ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगली बार नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूँगी। धन्यवाद।